वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में, जो कि आपको पता है कि कंपनी लॉ बोर्ड का अब चेंज होकर हम उसे किस नाम से जानते हैं, एनसीएलटी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो एनसीएलटी और साथ ही हम इसको एक और कह सकते हैं एनसीएलएटी। तो ये क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि जो हमारी एनसीएलएटी है उसका नाम क्या है। देखिए, एनसीएलटी के बारे में तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसमें कौन कौन मेंबर बन सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए क्या योग्यता वगैरह होगी। ठीक है, तो ये सारा हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे वो करने वाले हैं मेन एनसीएलएटी। देखिए 2 मार्क्स में तो आपसे इसका फुल फॉर्म ही पूछ किया जा सकता है। तो क्या होगा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण। ठीक है, इसके बारे में तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। देखिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसी तारीख से, जो उसमें आप कह सकते हैं जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है, वहाँ से एक एपीलेट कह सकते हैं ट्रिब्यूनल जो बनाया है उसके बारे में बताई गई है कि केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और उस डेट से कहा कि जो भी आपकी कह सकते हैं सच अ डेट एज मे बी स्पेसिफाई देयर एन एपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी नो एज द नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। ध्यान रखिएगा, इन्होंने बताया कि जो सरकार की डेट थी 1 जून 2016, जो हमें प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी, कौन सी डेट है, 1 जून 2016 से हम कह सकते हैं कि एक और कह सकते हैं एनसीएलटी से हाई लेवल पे, एनसीएलटी से ऊपर कौन काम करेगा, मतलब उसके एनसीएलटी पर अगर आप लेके जाते हैं तो उसके बाद में एक और संगठन है जिसका हम कह सकते हैं एनसीएलएटी है। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, इतनी ही संख्या में आपके जुडिशियल होंगे, उतनी ही संख्या में आपके टेक्निकल मेंबर होंगे। यानी कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। पहले तो आपको ये लाइन याद रखनी है, इसको सारा का सारा किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना कि इसमें कौन सी इफेक्टेड डेट थी 1 जून 2016 से एपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जाने लग गया है, और इसका ये पूरा आपको नाम। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन होता है, सच मेंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स, 3 तरह के मेंबर्स इसमें बताए गए हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, उसी तरह से एक न्यायिक होता है और तकनीकी सदस्य होते हैं। 11 से अधिक, जैसा कि केंद्र सरकार उचित समझे, ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि 11 से अधिक संख्या इसमें बताई गई है, किसमें, इस एनसीएलएटी में। ठीक है, तो एनसीएलएटी में आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये इसकी सारी की सारी जो नियम है या नोटिफिकेशन है वो किसके द्वारा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें भी 3 तरह के हैं, जिस तरह से हमने एनसीएलटी में देखा था, चेयरमैन, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर के रूप में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनकी सारी की सारी क्या करेंगी, उनकी आप कह सकते हैं उनको कैसे अपॉइंट करना है उसके बारे में सारे के सारे जो नियम है वो बनाएगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या क्या जो एनसीएलएटी है उसमें मेंबर बनने के लिए या सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है। एनसीएलएटी के अगर चेयरमैन बनना है या मेंबर बनना है तो उसमें क्या योग्यता होनी जरूरी है। तो चेयरमैन जो बनेगा उन पर्सन, वो क्या होना चाहिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। या तो अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है एनसीएलटी का जो चेयरमैन होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का हो सकता है। जुडिशियल मेंबर शैल बी पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट और इज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर 5 years। ध्यान रखना, एक न्यायिक सदस्य कौन होगा, जो जुडिशियल मेंबर होगा वो कौन बनेगा, वो होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या 5 साल के न्यायाधिकरण का न्यायिक सदस्य रहा हो। यानी कि 2 जने बन सकते हैं, उसमें 2 क्वालिफिकेशन बताइए, या तो जज ऑफ हाई कोर्ट हो
या फिर क्या हो, जो जुडिशियल मेंबर है ट्रिब्यूनल के उसमें 5 ईयर का उसको एक्सपीरियंस हो, मतलब जुडिशियल मेंबर का कितने ईयर का मांगा है एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स का, तो ये आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल मेंबर जो है वो आप कह सकते हैं विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, यानी कि जो स्पेशल एबिलिटी है उसमें होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, जो कानून के बारे में जान सकता है, लीगल सारे फॉर्मेलिटीज होती है उनके बारे में, जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में जानता हो, जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में जानता हो, अकाउंटेंसी के बारे में जानता हो, लेबर मैटर को सॉल्व कर सकता है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जानता हो, यानी कि स्पेशल नॉलेज इन किसी भी बारे में हो सकती है उनके बारे में, ठीक है। वो पुनः कैसे कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करना है, कैसे रिहैबिटेंस करना है, तो ये सारी की सारी अगर उसे नॉलेज है तो वो बन सकता है एक टेक्निकल मेंबर। क्लियर है? तो स्पेशल नॉलेज में आप चाहें तो बहुत सारी ये सारे के सारे आप इसमें लिख सकते हैं। स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस उनको कैसा होना चाहिए, तो ऑफ द लेस देन 25 ईयर्स, यानी कि कम से कम वो कानून या औद्योगिक वित्त बनने के लिए उसे कम से कम 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष का नहीं, या फिर इन तरह का उनको ज्ञान होना जरूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि टफ लैंग्वेज है, बट लेकिन अगर आप NCLAT के मेंबर्स और NCLT के मेंबर के बारे में लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो पूरे नंबर आने के चांस रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेंबर जो बनता है उसमें क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष का, तो उसमें ध्यान रखना है वो सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो सकता है और हाई कोर्ट का भी जज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे NCLT और जो NCLAT है उसमें निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि कौन कौन से पावर, ध्यान रखना यहाँ पे दोनों के बारे में दे रखी है, दोनों हो सकते हैं। देखिए NCLT भी है और साथ ही NCLAT भी है, यानी कि दोनों क्या क्या पावर को यूज कर सकती है, उनके पास पावर क्या क्या हो सकते हैं। तो ध्यान रखना कंपनी अधिनियम 1956 कंपनी लॉ बोर्ड के पास में जितने पावर्स थे वो उसका यूज कर सकती है, ठीक है। तो NCLT और NCLAT ये क्या पावर यूज करेंगे, सबसे पहले आपको देखना मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956, तो ये पावर यूज कर सकती है जो कंपनी लॉ बोर्ड के पास में था 1956 के तहत। दूसरा क्या पावर है, दूसरा, और ये मैंने यहाँ पे आपके कम से कम 6 पावर के बारे में बात की है। सेकंड है ऑल द पावर ऑफ BIFR। BIFR का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, फॉर रिवेल एंड रिहैबिटेंस ऑफ सिक इंडस्ट्रीज कंपनी, यानी कि जो बीमार औद्योगिक कंपनी है उनके आप कह सकते हैं उनके पुनरुत्थान और पुनर्वास के लिए जो भी BIFR के पास में जो शक्तियां थी उसका यूज कर सकती है, ठीक है। तो BIFR के पास में जो पावर्स थे वो उनका यूज कर सकती है। पावर ऑफ हाई कोर्ट इन द मैटर्स ऑफ, देखिए यहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं हाई कोर्ट के पास में जो पावर था समावेलन का है, ठीक है, मर्ज करने का है, ठीक है, तो ये सारे के वाइंडिंग अप का है, समापन का है, तो ठीक है, ये सारे के सारे पावर जो है वो NCLT और NCLAT दोनों ही यूज कर सकते हैं। जो हाई कोर्ट के पास में पावर होता है किसी भी कंपनी का वाइंडिंग करना है, मर्जिंग करना है, तो ये सारे वो कर सकती हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ ऑर्डर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एज प्रोवाइड इट्स सेक्शन 45QA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यानी गैर बैंकिंग द्वारा स्वीकार की गई जमा राशियों के रीपेमेंट का आदेश देने की शक्ति, और भारतीय बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45QA में प्रदान की गई वित्तीय कंपनियां, यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके पास जो रीपेमेंट की डिपॉजिट की रीपेमेंट की जो पावर्स रहती हैं वो सारे के सारे पावर किसके पास होंगे, NCLT और जो NCLAT है उनके पास में। कंपनियों को बंद करने की पावर भी किसके पास रहेगी, NCLT और NCLAT के पास रहेगी, यानी कि पावर ऑफ वाइंडिंग अप कंपनियों को बंद करने का पावर भी रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पावर ऑफ रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर, यानी कि अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने की भी शक्ति होगी, यानी NCLT और NCLAT ने जो भी अगर
कुछ ऑर्डर पास किए हैं तो उस ऑर्डर का वापस वो क्या कर सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं, कि रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसमें कुछ अगर चेंज की या कुछ परिवर्तन करने की आशंका है तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा कि हमें अपने जब क्वेश्चन आता है कंपनी लॉ बोर्ड तो कम से कम अगर ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हमें इसको लिखना होगा, जबकि कंपनी लॉ बोर्ड अभी प्रेजेंट में अस्तित्व में नहीं है, सारा काम कौन कर रहा है उसका, एनसीएलटी और एनसीएलएटी, ठीक है। तो हमें इसके बारे में लिखना होगा। तो जब हमसे पूछा जाए कि एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास क्या क्या पावर होगा, तो पावर तो उन जिनके जगह पे रिप्लेस हुई है, किनके जगह पे आई है, एनसीएलटी जो है वो मेन क्या है, वो अपने आप कह सकते हैं सीएलबी का काम करेगी, कंपनी लॉ बोर्ड का, बीआईएफआर के पास में जो पावर रहेगा उसका, और तीसरा जो हाई कोर्ट के पास में जो पावर थे वो किसके पास चले जाएंगे, एनसीएलटी और एनसीएलएटी के पास में। तो ये पावर आप लिख सकते हैं कंपनी को बंद करने का, कंपनी का रिव्यू चेक करने का, कंपनी से ऑडिट की जानकारी लेने का, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जो पावर्स होते हैं ऑर्डर वो उनको देख सकती है, ठीक है। साथ ही साथ हाई कोर्ट में अगर कोई कंपनी को बंद करना है, उसके मैटर को सॉल्व करना है, ठीक है, उनका समामिलन करना है, तो ये सारे के सारे पावर किसके पास चले जाएंगे, एनसीएलटी और एनसीएलएटी के पास में। चलिए अब हम जो बात करेंगे वो ये करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एनसीएलटी और एनसीएलएटी। तो देखिए लगता है कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो बिल्कुल एक फॉर्मेट के रूप में इन दोनों में चेंजेस अंतर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि एनसीएलटी हैज प्राइमरी, ये प्राइमरी क्या होगा, ये क्षेत्राधिकार में आएगा, यानी कि जुडिशियम क्या आएगा इसमें, सारा प्राइमरी। जो एनसीएलटी है वो एपलेट जुडिशियल होगा, यानी कि वो अब जो है उसके मतलब कहने का मतलब है कि पहले जो मैटर आएगा वो किस में आएगा, एनसीएलटी में, और बाद में जब एनसीएलटी से कोई होगा तब जाके वो एनसीएलटी में अपील की जा सकती है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन एनसीएलटी देन आप कहाँ चले जाओगे, एनसीएलएटी में। क्लियर है आपको? तो यानी कि पहले आपको कहाँ जाना होगा, कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर एनसीएलटी के पास में, देन नहीं सॉल्व हो रहा है तो हाँ कहाँ जाना है, एनसीएलटी के पास में, ठीक है। अपील ये क्षेत्राधिकार इसके अंदर होगा। एनसीएलटी और एनसीएलटी से ऊंचा फॉरम है, यानी कह सकते हैं एनसीएलटी इज अ हायर फॉरम देन एनसीएलटी, यानी किसके पास ज्यादा है, एनसीएलटी के पास में है। एविडेंस एंड विटनेस आर जनरली प्रेजेंटेड बिफोर एनसीएलटी। ध्यान रखिएगा एनसीएलटी में पहले, क्योंकि प्राइमरी है वो, तो वहां पे एविडेंस और विटनेस को कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, एनसीएलटी में, ठीक है। एनसीएलटी फॉर टेकिंग द डिसीजन एंड द एनसीएलटी जनरली रिव्यू डिसीजन ऑफ एनसीएलटी। ध्यान रखना, जब हम अपना एविडेंस या विटनेस लेकर कहाँ गए, एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी ने क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया है, लेकिन हम अगर डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डिसीजन का रिव्यू कौन लेगा, वो एनसीएलटी लेगा, ठीक है। रिव्यू का मतलब होता है उसका वापस उस डिसीजन को चेक करने का अधिकार उसके पास होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समीक्षा करने का, एनसीएलटी आमतौर पर एनसीएलटी के फैसलों की समीक्षा करते हैं, यानी जो डिसीजन एनसीएलटी ने लिया है ना उसको कौन चेक करेगा, एनसीएलटी चेक करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एंड चेक इट ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ और fact finding and evidence collection primarily a task of tribunal, whereas the appellate tribunal decide case based on already collected evidence and witness। कानून यानी कि जो भी आपके एविडेंस हैं, कानून है या तथ्य हैं, इसके आधार पर इसकी जांच करना किसका काम रहेगा, जांच करता है कौन, एनसीएलटी। खोज करना, साक्ष्य संग्रह करना मुख्य रूप से ट्रिब्यूनल का कार्य होगा, जबकि ये जो जितने भी फंक्शन है, चेक इट ऑन पॉइंट ऑफ लॉ एंड फैक्ट फाइंडिंग एंड एविडेंस कलेक्शन कहाँ पे होगा, ये सारा का सारा एनसीएलटी में होगा, ठीक है। एविडेंस को देना, फाइंडिंग करना, ये सारे के सारे टास्क वो करेगा। ये जो आपका ट्रिब्यूनल है ये पहले से जितने भी कलेक्शन है, ठीक है, ये डिसाइड केस बेस्ड ऑन ऑलरेडी कलेक्टेड एविडेंस एंड विटनेस, यानी कि ये सिर्फ एनसीएलएटी क्या करेगा, सिर्फ जो पहले से ही कलेक्टेड है प्राइमरी लेवल पे जो आपके एविडेंस कलेक्ट है उनको चेक करेगा और उन पे डिसीजन लेगा, ठीक है। तो पहले कौन
करेगा आपका जो फाइंड करना है, एविडेंस करना है, लॉ है, फैक्ट है, वो एनसीएलटी करेगा। लेकिन जब ऑलरेडी वो कलेक्टेड है सारे के सारे एविडेंस, तो उसको चेक करने का काम कौन करेगा? एनसीएलटी करेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि वैसे कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन ऐसे हम डिफरेंस इसमें बता सकते हैं। तो अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ जो पावर्स है, शक्ति है, वो एनसीएलटी के पास में। सारे के सारे फंक्शन कौन करता है? नॉर्मली एनसीएलटी करता है, लेकिन बाद में अगर उसे डिसीजन है, मेन डिसीजन एनसीएलटी के पास में जा सकता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा एनसीएलटी और एनसीएलएटी क्या होता है, एनसीएलएटी में कौन कौन कह सकते हैं पॉइंट हो सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, और मेनली हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि हमारे देश में जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो आप देखते हैं बीएसई, एनएसई या ओटीसीआई, तो हम लेंगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है एनएसई के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।